हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के एडेड टॉपिक्स जापान एंड साउथ कोरिया। तो ये जो एडेड टॉपिक्स हैं ये ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर चैप्टर में हैं, ठीक है। इस बार सैम्पल पेपर में इनसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो इनको आपको करके जाना है। तो सबसे पहले जापान के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जापान जो है वो एक आइलैंड कंट्री है, ठीक है। वो ईस्ट एशिया की साइड में लोकेटेड है, ठीक है। एंड जापान है उसके पास बहुत कम नेचुरल रिसोर्सेज हैं, क्योंकि वो एक आइलैंड नेशन है। वहाँ पे ज़्यादातर वोल्केनोज एंड माउंटेन्स ही हैं, तो वहाँ पे खुद के नेचुरल रिसोर्सेज जापान के पास बहुत कम है, ठीक है। एंड देयरफॉर इट इम्पोर्ट्स मच ऑफ इट्स रॉ मटेरियल्स। तो अपने रॉ मटेरियल्स जो भी उसको चाहिए होते हैं वो ज़्यादातर इम्पोर्ट करता है, मतलब बाकी की कंट्री से वो मंगवाता है। एंड इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी जो जापान है वो हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स बनाने में सबसे ज़्यादा आगे है, ठीक है। जापान बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है, बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है, इसलिए ये एक नया सेंटर ऑफ पावर बनने जा रहा है। ये बहुत से हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स बनाता है, जैसे कि सोनी, पैनासोनिक, सुजुकी, टोयोटा, कैनन, माज़दा। एंड ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे इंडिया में बहुत फेमस हैं, ठीक है। अभी हम जापान के बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे, जैसे कि जापान बिकेम अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD इन 1964। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, एंड जापान इसका मेंबर बना था 1964 में। एंड इट इज़ द ओनली एशियन कंट्री, ठीक है। सिर्फ एशिया में सिर्फ जापान ही एक ऐसी कंट्री है जो कि मेंबर है G7 ग्रुप का। तो G7 एक कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, जैसे कि G4 है, परमानेंट कंट्रीज़ है हमारी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, ठीक है, या ब्रिक्स है, या हमारा सार्क है। ऐसे ही एक G7 कंट्री भी है, ठीक है। और एशिया से सिर्फ जापान ही है जो कि G7 ग्रुप का पार्ट है। देन 2017 में ये थर्ड बिगेस्ट इकॉनमी थी आफ्टर USA एंड चाइना। जापान जो थी थर्ड बिगेस्ट इकॉनमी थी 2017 में। एंड इट इज़ 10th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, मतलब 10वें नंबर पे जापान आता है इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। देन इट इज़ द ओनली नेशन टू सफ़र न्यूक्लियर बॉम्ब डिस्ट्रक्शन। तो हमें पता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब हमें अगर डिप्लॉय हुए तो पूरे वर्ल्ड के ऊपर उसका क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन एक बार इसका केस हुआ था, सिर्फ जापान ने ये सफ़र किया है न्यूक्लियर बॉम्ब का डिस्ट्रक्शन आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में, जब USA ने बॉम्ब्स गिराए थे हिरोशिमा एंड नागासाकी में। तो इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद, न्यूक्लियर बॉम्ब की डिस्ट्रक्शन सफ़र करने के बाद भी जापान जो है अच्छे से डेवलप हो पाया और उसने बहुत जल्दी से अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ शुरू कर दी। एंड रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू UN, जो UN का बजट है उसमें जापान जो है वो रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूशंस करता है 10% ऑफ द टोटल। मतलब जितना भी बजट है UN का, उसमें से 10% जो है वो जापान कॉन्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। उसने सिक्योरिटी अलाइंस साइन किया हुआ है विद USA सिंस 1951। एक सिक्योरिटी अलाइंस मतलब USA के साथ साइन किया हुआ है कि USA उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, एंड ये 1951 से शुरू हुआ हुआ है। देन एज पर आर्टिकल 9 ऑफ द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बोला है कि दे रिनाउंस वॉर एज अ सोवरेन राइट ऑफ नेशन एंड थ्रेट और यूज़ ऑफ फोर्स एज मीन्स ऑफ सेटलिंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। तो इसका मतलब ये है कि वो वॉर को रोकेंगे, मतलब ये एक तरह का उनका एक राइट है, उनका ये हक है कि हम वॉर को जितना हो सके अवॉइड करेंगे। हम इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को अपने थ्रेट से, ठीक है, धमका के या फोर्स के साथ नहीं सॉल्व करेंगे। हम नेगोशिएशंस के साथ पीसफुली उसको सॉल्व करेंगे, बातचीत के साथ उसको सॉल्व करेंगे। तो रिनाउंस मतलब रोकना, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हम जितना हो सके वॉर को रोकेंगे, एंड ये उनका एक तरह का मेजर है जिससे कि वो पीसफुल इन्वायरमेंट को बढ़ाएं, मतलब कि वो पीसफुल वर्ल्ड एटमॉस्फेयर को बढ़ाएं। इसीलिए उनका ये बहुत अच्छा मेजर है एज़ पर आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो जापान का जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो 1% ऑफ दिट्स टोटल GDP, मतलब पूरे जो जापान की टोटल GDP है, गुड्स एंड सर्विसेज का जो वैल्यू है उसमें से मिलिट्री कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1% है। और 1% होने के बावजूद भी ये 10th लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। 1% है उसके GDP का सिर्फ, लेकिन फिर भी 10th लार्जेस्ट मिलिट्री है, आर्मी है ऑफ जापान, ठीक है। ये है हमारा जापान के बारे में। अब आता है साउथ कोरिया। अभी हमारी एशिया के ईस्ट साइड में है एंड इट इज़ वेरी स्मॉल कंट्री। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया पहले एक ही पेनिनसुला पे है, और इनको दोनों को डिवाइड किया गया है बाय 38 पैरेलल। तो ये 38 पैरेलल एक लैटिट्यूड है अर्थ का, जैसे हमने पता है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। तो जो 38 पैरेलल है वो एक लैटिट्यूड है, एंड इसी पैरेलल के नाम से इन दोनों की जो बाउंड्री है उनको डिस्टिंग्विश किया जाता है 38 पैरेलल के नेम से। तो साउथ कोरिया को क्या बोलते हैं, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, एंड नॉर्थ कोरिया को क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया। एंड ये डिवाइड किए गए थे आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर थ्रू द 38 पैरेलल, ये इसका बॉर्डर का नाम रखा गया है। एंड बोथ बिकेम मेंबर्स ऑफ UN ऑन 17 सितंबर 1991। तो दोनों कंट्रीज़ UN का पार्ट बन गई थी 1991 के बाद।
तो इन दोनों में जब वॉर हुई थी 1950 to 53, तब इनमें बहुत प्रॉब्लम शुरू हुई, लेकिन उसके बाद इनको डिवाइड कर दिया गया साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया पेनिनसुला में, ठीक है। उसके बाद 1960s और 1980s में साउथ कोरिया ने बहुत अच्छी ग्रोथ की, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, एंड इसको क्या बोलते हैं, मिरेकल ऑन हान रिवर। तो हान रिवर साउथ कोरिया की बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, जैसे कि बहुत सिग्निफिकेंट रिवर है, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया है, मिरेकल हुआ है एक तरह से हान रिवर पे। तो जो साउथ कोरिया है उसको हान रिवर से डिनोट किया गया है, एंड उसको बोलते हैं कि एक तरह से ये साउथ कोरिया में एक चमत्कार हुआ है, क्योंकि इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ साउथ कोरिया में देखने को मिली है। सिर्फ 20 सालों में, बहुत कम टाइम में साउथ कोरिया ने बहुत अच्छे से इकोनॉमिक ग्रोथ की है। बिकेम अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इन 1996। तो जापान जो था वो इसका OECD का मेंबर बना था 1964 में, एंड साउथ कोरिया बना 1996 में। एंड 2017 में ये 11th लार्जेस्ट इकॉनमी था। जो जापान थी वो 3rd लार्जेस्ट थी, एंड साउथ कोरिया जो थी वो 11th लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड है। देन मिलिट्री एक्सपेंडिचर है इसका 10th लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो इसका 10th लार्जेस्ट है ऑफ द वर्ल्ड, एंड HDI रैंकिंग है इसकी 18। तो HDI रैंकिंग मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये जो बेसिक जो एक तरह के जो इंडिकेटर्स होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए कंट्रीज़ को डिवाइड करते हैं कि उनमें से कितनी ह्यूमन डेवलपमेंट हो रही है। जैसे कि लिटरेसी रेट देखते हैं, मोर्टेलिटी रेट देखते हैं, ठीक है, नेट अटेंडेंस रेशियो देखते हैं कि कितने लोग स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, इनरोलमेंट रोल देखते हैं, वाटर सैनिटेशन कैसा है, ठीक है, और वुमेन की कंडीशन है, वुमेन का फर्टिलिटी रेट क्या है, वो कंडीशंस को देखते देखते ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये पब्लिश करते हैं। इसमें पता लगता है कि ह्यूमंस की डेवलपमेंट, ह्यूमंस की ग्रोथ कितनी हो रही है, एंड इसका 18th बहुत अच्छा रैंक है, जिससे कि पता लगता है साउथ कोरिया में लोगों के बहुत अच्छा जो है ग्रोथ नेचर है। तो वहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स, रूरल डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज़, इफेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 18 होने के लिए कि वहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स जो है बहुत सक्सेसफुल हैं, रूरल डेवलपमेंट को ध्यान में रखा गया है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन है कि हमें गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट करने हैं, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हुई है, ठीक है, एंड इक्विटेबल इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज़ की गई हैं, एंड इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस जो है वो वहाँ की बहुत अच्छी है, जिससे कि वहाँ पे जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे से हो रही है। देन हमारे जो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स इंडिया में हैं वो जो उनके ओरिजिन है वो साउथ कोरिया में, जैसे कि LG, सैमसंग एंड इंडिया यहाँ पे इंडिया में बहुत फेमस है, लेकिन इनके जो ओरिजिन्स हैं वो साउथ कोरिया में है, जिससे कि हमें ये पता लगता है कि वहाँ की टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी है। एंड इंडिया एंड साउथ कोरिया में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एंड इसमें इंडिया एंड साउथ कोरिया का एक रिलेशन है, जिससे कि वो आपस में ट्रेड वगैरह या अच्छे से रिलेशंस बनाने के लिए इन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया, ठीक है, ये आप याद रख सकते हो। तो इससे हमारे जापान एंड साउथ कोरिया टॉपिक कंप्लीट होते हैं। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।